नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद मुंबई में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड दस्तक देने जा रही है? 70 के दशक में मुंबई में शुरू हुआ अंडरवर्ल्ड, जिसे खत्म करने में मुंबई पुलिस को 3 दशक से ज्यादा का वक्त लगा। क्या वो अंडरवर्ल्ड वापस मुंबई में फिर से लौटने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस और यहाँ तक कि NIA ने भी ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर फिलहाल मुंबई पर है। ये 90 के दशक के शुरुआत बॉम्बे की तस्वीरें हैं, उस बॉम्बे की जो अंडरवर्ल्ड और गैंग वॉर से परेशान था। दाऊद इब्राहिम तब तक एक बड़ा डॉन बन चुका था। ये वो दौर था जब तब के बॉम्बे और आज के मुंबई के सीने पर लगातार हर रोज गैंग वॉर या एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। ये वो दौर था जब हर साल औसतन 100 से 125 लोग गैंग वॉर या एनकाउंटर के नाम पर मारे जाते थे। बॉलीवुड, बिल्डर, बार मालिक और छोटे बड़े बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन मनी वसूलना आम बात था। तब मुंबई पुलिस पर चौतरफा दबाव था। इसी दबाव के चलते मुंबई पुलिस ने आखिरकार ये तय किया कि वो मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करके रहेगी। इसी के तहत पहले एनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें 500 से ज्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार बने। ऐसे कई एनकाउंटर पर सवाल भी उठे, लेकिन इन्हीं एनकाउंटर ने कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तब सुर्खियां दी। एनकाउंटर के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून की जरूरत महसूस हुई, तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका जैसे कानून लाए गए। धीरे धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। 2000 आते आते धीरे धीरे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी। नवंबर 2002 में आखिरी बार दाऊद गैंग या डी कंपनी की तरफ से मुंबई में कोई शूट आउट हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के गैंग ने 2008 मुंबई में आखिरी मर्डर किया था। 2011 में क्राइम जर्नलिस्ट जे.डे का कत्ल वो आखिरी कत्ल था जो छोटा राजन गैंग के हाथों हुआ। गैंगस्टर अश्वनी नायक अंडरवर्ल्ड छोड़कर बिल्डर बन चुका था। 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तारी के बाद अबू सलेम का गैंग तितर बितर हो चुका था। कुल मिलाकर 1-2 को छोड़कर बाकी सभी डॉन और डॉन के गुर्गे जेलों में पहुंच चुके थे। मुंबई अब अंडरवर्ल्ड के नासूर से लगभग उबर चुका था। 2002 में आखिरी बार दाऊद इब्राहिम गैंग या डी कंपनी ने एक शूट आउट कराया था। 2008 में अरुण गवली गैंग ने एक मर्डर को अंजाम दिया। 2011 में जे.डे नामक क्राइम जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई थी और उसकी जिम्मेदारी छोटा राजन गैंग ने। अश्विन नायक अब अंडरवर्ल्ड छोड़कर बिल्डर बन चुका था। 2002 में अबू सलेम के पकड़े जाने के बाद उसका गैंग पूरी तरीके से तितर पितर हो गया। करीब करीब सारे डॉन 1-2 को छोड़कर डॉन या तो देश के बाहर चले गए थे या वो जेल में थे या उनके कुछ ही गुर्गे बचे थे और बाकी सब जेल में पहुंच गए। मुंबई अब अंडरवर्ल्ड के नासूर से उबर चुका है। 2003 में दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर को दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई लाए जाने के बाद धीरे धीरे दाऊद गैंग ने मुंबई में अपना ऑपरेशन पूरी तरह बंद तो नहीं लेकिन कम कर दिया। खुद दाऊद भारत से भागकर पाकिस्तान पहुंच गए। पाली से गिरफ्तार कर दिल्ली लाए गए छोटा राजन को तिहाड़ में बंद कर दिया गया, जहां वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। अबू सलेम और अरुण गवली भी अलग अलग केसों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बंटी पांडे और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टर जेल के अंदर ही है।
कुल मिलाकर मुंबई में एक तरह से अब अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से खात्मा हो चुका था। और बस यही वो चीज है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की तरफ आकर्षित कर दिया। सामने कोई राइवल गैंग नहीं, ऐसे में अपने गैंग के लिए जमीन तैयार करना उसके लिए कहीं ज्यादा आसान था। कहते हैं इतिहास अपने आप को कभी न कभी एक बार जरूर दोहराता है। क्या मुंबई में भी गैंग वॉर का इतिहास अपने आप को दोहराने की राह पर है? ऐसा सवाल इसलिए मन में पैदा होता है क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई और इसमें नाम आ रहा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। 80 और 90 के दशक में दाऊद ने जिस तरीके से लोगों में डर पैदा करके अपना साम्राज्य खड़ा किया था, लॉरेंस बिश्नोई भी उसी राह पर है। दाऊद ने भी बॉलीवुड को टारगेट किया था और लॉरेंस बिश्नोई भी वही कर रहा है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मौत की वजह को लेकर फिलहाल पिक्चर साफ नहीं है। ज्यादातर लोगों के गले ये बात उतर नहीं रही कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल सलमान खान को डराने के लिए किया गया था। हालांकि पुख्ता तौर पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ होने की बात मुंबई पुलिस ने भी अब तक नहीं कही। लेकिन लॉरेंस गैंग से तार जुड़ने की वजह से मीडिया में इस कत्ल के लिए लॉरेंस का ही नाम लिया जा रहा है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि अगर सचमुच बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का ही हाथ है तो फिर वजह क्या है? कहीं वजह वही तो नहीं जिसका डर है, यानी मुंबई अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग की दस्तक और मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक बार फिर से जिंदा करना। मुंबई में 93 के सीरियल धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड भी दो हिस्सों में बंट चुका था, एक राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड और दूसरा राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड। और इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बंटवारा हो गया। छोटा राजन ने खुद को राष्ट्रभक्त और हिंदू डॉन घोषित कर दिया, जबकि 93 के ब्लास्ट के बाद दाऊद को राष्ट्र विरोधी डॉन। 2000 की शुरुआत से शुरू हुआ यह सिलसिला छोटा राजन और दाऊद से होते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच चुका है। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट डाला जाता है उसमें जय श्री राम और जय भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल खास इसी मकसद से किया जाता है। अंडरवर्ल्ड पर काम कर चुके कुछ सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक लॉरेंस डी कंपनी से भी बड़ा अपना गैंग बनाना चाहता है। डी कंपनी की तरह ही वो अपने गैंग को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता है और इसीलिए वो दाऊद की तरह ही मुंबई पर भी अपने गैंग का कंट्रोल चाहता है। 90 के दशक में जिन पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा, उससे निपटे और फिर उसका सफाया किया, उनमें से लगभग ज्यादातर रिटायर हो चुके हैं। अब पुलिस की जो नई खेप है उसे मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या अंडरवर्ल्ड जैसी चीजों से निपटने का उतना तजुर्बा नहीं, न ही उनके पास मुखबिरों का ऐसा कोई नेटवर्क है। लॉरेंस गैंग का काम करने का तरीका भी मुंबई पुलिस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। असल में 90 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम या अबू सलेम बिहार और यूपी के बिल्कुल नए लड़कों को मुंबई बुलाकर उनसे काम करवाते थे, ठीक वही तरीका लॉरेंस गैंग का भी है। इन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस का उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ वक्त पहले ही लॉरेंस और लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोजियर तैयार किया था। इस डोजियर में भी NIA ने साफ साफ ये कहा है कि लॉरेंस डी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। NIA की डोजियर के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल तक छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर यह अपना गैंग खड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इसमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, UAE और रूस भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर हैं जो अलग अलग राज्य और देश संभालते हैं। लॉरेंस का खासम खास गोल्डी बरार कनाडा, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोदारा राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका में गैंग को देखता है।
पुर्तगाल, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास है, जबकि काला जठेरी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट करते हैं। एनआईए के डोजियर के मुताबिक लॉरेंस गैंग में इस वक्त 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 300 शूटर्स अकेले पंजाब से हैं। शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल कराने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अबू सलेम का था। अपने दुश्मनों को धमकाने या उन्हें ठिकाने लगाने के लिए वो कभी अपने गैंग के खास मेंबर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि नौजवान लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता उन्हें ही कुछ पैसे देकर उनसे अपना काम निकलवा देता। ऐसे कई केस में देखा गया है कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले लड़कों ने गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा किया कि उन्हें पैसे के अलावा काम हो जाने के बाद भारतीय कानून से बचाकर विदेशों में बसाने का भरोसा दिया गया। यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने साल 2023 में एक चार्जशीट दाखिल की थी। ये चार्जशीट कई गैंगस्टर्स के खिलाफ थी, जिनमें लॉरेंस का नाम सबसे ऊपर था। इसमें लॉरेंस के 84 मामलों का जिक्र किया गया है, जिनमें से 4 मामले ऐसे हैं जिसमें लॉरेंस को सजा मिल चुकी है। बाकी किसी भी मामले में लॉरेंस को सजा नहीं मिली है। दरअसल लॉरेंस की एल कंपनी को डी कंपनी से कंपेयर किया गया है और ये कहा गया है कि अब लॉरेंस की एल कंपनी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से भी बड़ी हो गई है और लॉरेंस दाऊद की तर्ज पर काम कर रहा है, यानी छोटे छोटे गैंग को जोड़ रहा है और एक बड़ा गैंग बना रहा है। लॉरेंस गैंग की जड़ें न सिर्फ भारत बल्कि अब विदेशों में भी फैल गई है। अब जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, उसमें भी शुरुआती जांच यही इशारा कर रही है कि यह काम लॉरेंस के गुर्गों ने किया है। हालांकि अभी इस मामले की जांच लगातार चल रही है। दिव्येश सिंह, दीपेश त्रिपाठी और मनीषा झा के साथ चिराग कोठी, आज तक। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक अजीब बात है, जब तक वो पकड़ा नहीं गया था तब तक वो एक छोटा मोटा गैंगस्टर था, लेकिन जैसे ही वो जेल गया अचानक उसका गैंग बड़ा होना शुरू हो गया। लॉरेंस बिश्नोई पिछले करीब 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसके गैंग पर आज तक शिकंजा नहीं कसा जा सका है। लॉरेंस बिश्नोई को साल भर पहले ही अहमदाबाद की साबरमती जेल भेजा गया था। असल में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद जब पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए पंजाब ले गई, तब लॉरेंस ने पंजाब में अपनी जान को खतरा बताया। बाद में लॉरेंस को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया। साबरमती जेल जाने के बाद ही गृह मंत्रालय ने लॉरेंस को लेकर एक आदेश जारी किया। असल में 2023 में गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी की धारा 268/1 के तहत यह आदेश जारी किया था कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर या उसके खिलाफ दर्ज किसी और केस में कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। किसी केस में किसी भी राज्य की पुलिस को अगर उससे पूछताछ करनी हो तो अदालत से जरूरी इजाजत देकर वो साबरमती जेल के अंदर ही उससे पूछताछ कर सकती है। हालांकि ये आदेश अगस्त 2024 तक के लिए था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। साबरमती जेल जाने से पहले लॉरेंस दिल्ली की तिहाड़ जेल में था। हालांकि कमाल ये है कि लॉरेंस और बाहर बैठे उसके गैंग के बीच के जिस कनेक्शन को काटने के लिए गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया था, वो कनेक्शन आज तक नहीं कट पाया। वरना जेल में रहते हुए भी लॉरेंस गैंग इस तरह न किसी की सुपारी ले पाता, न किसी को धमका पाता। दिव्येश सिंह, दीपेश त्रिपाठी और मनीषा झा के साथ चिराग कोठी, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।